अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाउ बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं डीएनए की। और डीएनए में कल हम लोगों ने क्या क्या देखा था? सबसे पहले तो हमने ये बात की कि हमारा ये जो चैप्टर है जिसका नाम क्या है, तौरीस की सालमती बुनियाद, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो हमने कहा कि सबसे पहले यहाँ पर तौरीस यानी इनहेरिटेंस, इसका इंट्रोडक्शन या इसको जिसने बताया वो कौन थे? मेंडल। इसलिए कुछ जगह पे कहा जाता है कि मेंडल इज फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, यानी ये बाबा आदम है किसके? जेनेटिक्स के। और इन्होंने बोला था कि जो भी इनहेरिटेंस होता है, तौरीस का जो अमल होता है, तो वो फैक्टर बाद में कई सालों के रिसर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि वो क्या है? जीन है। लेकिन सवाल ये था कि ये जो जीन है ये कौन से मटेरियल से बना है, इसका नेचर क्या है? तो फिर उसके ऊपर रिसर्च हुई, तो उसके बाद ये मालूम पड़ा कि ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल कौन है? डीएनए। फिर जब ये डीएनए का मटेरियल मालूम पड़ा तो फिर इसके बाद समझ में आया कि यार हमारे पास ये जो मटेरियल है डीएनए, इसका नेचर है न्यूक्लिक एसिड। लेकिन न्यूक्लिक एसिड तो दो टाइप के, आरएनए और डीएनए। तो फिर आरएनए और डीएनए में से कौन जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करेगा? तो मालूम पड़ा कि डीएनए एग्जैक्टली ये जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, लेकिन आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है, बट इन केस ऑफ वायरसेस। फिर आरएनए इसके अलावा भी काम करता है, एडाप्टर और एंजाइम, कैटालिसिस है ना, राइबोजाइम और मैसेंजर एमआरएनए, मैसेज पहुंचाने का काम करता है। जबकि डीएनए सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का रोल प्ले करता है। फिर हमने कहा कि डीएनए की जब ये बात मालूम हो गई कि डीएनए ही असल में जेनेटिक मटेरियल है, तो फिर डिस्कशन कहां पर स्टार्ट हुई? फिर मालूम पड़ा कि डीएनए से डीएनए की कॉपी बनती है तो उस अमल को कहा जाता है रेप्लिकेशन। जब डीएनए से आरएनए बनता है तो उसको कहता है ट्रांसक्रिप्शन। और जब आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको कहा जाता है ट्रांसलेशन। जब ये पूरी बातें मालूम पड़ी तो फिर हमारी रिसर्च और आगे बढ़ी। रिसर्च कहां पर बढ़ी कि लोगों को ये दिलचस्पी बढ़ गई कि यार इंसान के डीएनए के अंदर सीक्वेंस क्या होगी। तो फिर उसके लिए क्या हुआ? उसका क्या हुआ? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। क्या स्टार्ट हुआ? फिर इंसानी जीनोम का क्या स्टार्ट हुआ? प्रोजेक्ट। और उस प्रोजेक्ट के बाद ये मालूम पड़ा कि इंसान के अंदर डीएनए की सीक्वेंस किस तरह से होती है, जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन किस तरह से अरेंज है, यानी न्यूक्लियोटाइड का अरेंजमेंट कैसा है। ठीक है, तो हम इसके ऊपर भी आगे बहस करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरा, फिर हमने कहा कि जो डीएनए जो होता है, तो डीएनए का जो बेसिक यूनिट है, जो इकाई है, वो कौन है? न्यूक्लियोटाइड। कई सारे न्यूक्लियोटाइड मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? पॉलीमर। इसलिए हमने कहा कि डीएनए का क्या होता है? पॉलीमर। फिर हमने कहा कि जो डीएनए होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब अगर डबल स्ट्रैंडेड है तो उसका साइज कैसा काउंट करेंगे? तो हमने कहा कि उसका साइज काउंट करेंगे वो न्यूक्लियोटाइड के नंबर के साथ बेस पेयर किसमें काउंट करेंगे? और अगर सिंगल है, न्यूक्लियोटाइड। किसकी बात करेंगे? न्यूक्लियोटाइड। तो कल हमने एग्जांपल भी देखा था, हमने कहा कि जो बैक्टीरियोफाज है उसके अंदर डीएनए की लंबाई की अगर बात करेंगे तो कितना होता है? 5386। का मतलब यहाँ पर जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, डबल स्ट्रैंडेड नहीं है। यानी यहाँ पर चूंकि ये वायरस है तो अब हम बोलेंगे कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए है क्या? नहीं, क्या है? आरएनए। इसका मतलब आरएनए जो बना हुआ है वो भी किससे बना होता है? न्यूक्लियोटाइड। इसलिए हम यहाँ पर उसको न्यूक्लियोटाइड। जबकि बैक्टीरिया लैम्ब्डा के अंदर क्या है? 48,502, दैट इज बेस पेयर, यानी जोड़ी। यानी यहाँ जो डीएनए वो कौन सा है? डबल स्टैंडर्ड। इसलिए हम उसको किसमें काउंट कर रहे हैं? बेस पेयर। वैसे ही हमने इकोलाई की बात की था, वैसे ही ह्यूमन की बात किए थे। और ह्यूमन में भी हमने किसकी बात किए थे? हैप्लॉइड जीनोम। तो ह्यूमन का जो हैप्लॉइड जीनोम है वो कितना होता है? 3.3 into 10⁹ बेस पेयर। इसका मतलब क्या है 10⁹? मतलब आगे जीरो लगेंगे या पीछे जीरो लगेंगे? 3 यानी कहाँ की गिनते हैं भाई? 0.0 गिनते हैं। फिर 330, इस तरह से कितने जीरो लगाना पड़ेगा? 9 टाइम जीरो लगाने का, तब जाके बोलेगा इतना बड़ा हमारा जीनोम। अगर -9 रहता तो
0.0000090 लगाने के बाद फिर हम लिखते हैं 33। समझ में आया? यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इसका मतलब पीछे 0 लगेंगे। ठीक ना। उसके बाद हमने कहा कि जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर होती है, अगर उसकी स्ट्रक्चर को हमको देखना है तो सबसे पहले हमको किसको समझना पड़ेगा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड को समझना है तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड के केमिकल स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा। फिर हमने कहा कि एक जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें 3 चीजें होती है। कौन कौन सी चीजें होती है? कौन कौन से 3 केमिकल होते हैं? एक होता है नाइट्रोजिनस बेस। ओ इमरान मियां, क्या होता है? नाइट्रोजिनस बेस। दूसरा क्या होता है? शुगर। तीसरा क्या होता है? फॉस्फेट। फिर हमने कहा कि यहाँ जो शुगर होती है वो भी 2 टाइप की है। एक शुगर कौन सी है? राइबोस। दूसरी कौन सी है? डीऑक्सी राइबोस। इसको डीऑक्सी राइबोस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बन नंबर 2 है वहां पर ऑक्सीजन कम है, या वहां पर ऑक्सीजन क्या हो चुकी है? एब्सेंट हो चुकी है। वहां से ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, इसलिए उसको बोला जाता है डीऑक्सी राइबोस शुगर। याद आ रहा है? ठीक ना। अब उससे आगे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन बेस है, देखिए बार बार हम इन नाइट्रोजन बेस को पहले से भी पढ़ते आए हैं, फिर अगेन इसको दोबारा रिवाइज कर रहा हूं मैं, कि यहां पर जो नाइट्रोजन बेसेस होती हैं, ये नाइट्रोजन बेसेस को 2 टाइप में डिवाइड किया हुआ है। नाइट्रोजन बेस 2 तरह की कौन सी है? एक को बोला जाता है प्यूरिन्स। क्या बोला जाता है? प्यूरिन्स। नाइट्रोजन बेस 2 तरह की, एक कौन है? प्यूरिन्स, और दूसरी कौन सी है? पायरीमिडीन्स। दूसरी कौन है? पायरीमिडीन्स। तो एक है प्यूरिन बेस और दूसरी है पायरीमिडीन्स। ठीक है, प्यूरिन एंड पैरामिडिन्स। नाउ अब जो प्यूरिन बेसिस है वो भी 2 तरह के हैं। कौन से 2 तरह के हैं? एक का नाम है एडिनाइन, दूसरे का नाम है एक है एडिनाइन और दूसरा है गुआनिन। और अगर आपको याद होगा तो हम बार बार एक बात बोल रहे थे कि गुआनिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंबल G और एडिनाइन को रिप्रेजेंट करते हैं बाय A। वैसे ही हमने कहा कि यहां पर जो pyrimidine है उसके 3 टाइप है। एक कौन है? थायमीन। कौन है? थायमीन। दूसरा कौन है? यूरासी। और तीसरा कौन है? साइटोसिन। और आपको याद अगर होगा तो हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय सिंबल, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय T, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय U, इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। याद आ रहा है? तो हम लास्ट लेक्चर में इसको बार बार पढ़ रहे थे, हमने बार बार इसका डिस्कशन किया हुआ है। तो अब आपको याद रखना है कि ये सब कौन है? न्यूक्लियोटाइड्स। कौन है ये सब? न्यूक्लियोटाइड्स। तो बेसिकली ये जो न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड का कौन सा पोर्शन बना रही है? नाइट्रोजिनस बेस। तो यहाँ पर नाइट्रोजिनस बेस को 2 बड़ी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एक है प्यूरिन्स, एक है pyrimidines। फिर प्यूरिन्स के अंदर 2 टाइप है, एडिनाइन, गुआनिन। और pyrimidine के अंदर 3 टाइप है, एक है थायमीन, यूरासिन, साइटोसिन। ठीक है। नाउ फिर यहां पर जो साइटोसिन है, यहां पर जो साइटोसिन है, ये साइटोसिन डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, जबकि जो थायमीन है वो थायमीन डीएनए में और आरएनए में क्या होता है? थायमीन की जगह कौन आ जाता है? यूरासिन। है ना? आपको लास्ट टाइम में मैंने कहा था कि अगर आप डीएनए की बात करते हैं और अगर आरएनए की बात करते हैं, और डीएनए आरएनए में अगर हम बात कर रहे हैं स्पेशली किसकी? पैरामिडिन्स की, तो हम ये कहते हैं कि डीएनए में हमको कौन देखने को मिलता है? डीएनए के अंदर हमको सबसे पहले तो क्या देखने को मिलता है? साइटोसिन। क्या देखने को मिलता है? साइटोसिन। और दूसरा हमको डीएनए के अंदर क्या देखने को मिलता है? थायमीन। दूसरा कि अगर हम बात करते हैं आरएनए, तो आरएनए में हमको क्या देखने को मिलेगा? साइटोसिन। यानी पेरिमिडिन में से कौन सा टाइप का पेरिमिडिन? साइटोसिन। लेकिन यहां पर अब थायमीन की जगह कौन आ जाएगा? यूरासिल। कौन आ जाएगा? यूरासिल। तो बेसिक कंसेप्ट यहां याद रखना है। क्या याद रखना है? कि प्यूरिन्स जो होंगे, प्यूरिन्स एडिनाइन और गुआनिन ही होंगे, डीएनए हो या आरएनए।
लेकिन जब पेरिमिडीन्स की बात होगी तो पेरिमिडीन्स में डीएनए और आरएनए में कॉमन कौन रहेगा? साइटोसिन। लेकिन चेंज कौन हो जाएगा? थायमीन और यूरेसिल। तो यूरेसिल जो होगा वो यूरेसिल सिर्फ कहाँ होगा? आरएनए, यानी यूरेसिल डीएनए में नहीं है। तो फिर यूरेसिल की जगह डीएनए में कौन है? थायमीन। या फिर इसको उल्टा कि थायमीन आरएनए में नहीं है, थायमीन की जगह आरएनए में कौन है? यूरेसिल। तो यहां पर वही बोला गया कि थायमीन की जगह यहां पर कौन आ जाता है? यूरेसिल। ये साइटोसिन और अरे अल्लाह के बंदे, मैंने कल भी बोला, परसों भी बोला, आज भी बोल रहा और आगे भी बोलूंगा कि यहां पर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, तो समझ जाना, ठीक है? ये यहां पर क्या हो गया? स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, यानी अल्फाज में यहां पर क्या होगी? गलती होगी लिखने वाले से। तो हमको मालूम है कि यहाँ साइटोसिन बोलेगा क्या हो? नहीं, वहां क्या बोलेगा वो? अब वो बोलना चाह रहा था लेकिन गलती से लिख और कुछ दिया है। हाँ, ठीक है। नाउ अब अगर इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं प्यूरिन्स और पेरिमिडिन्स के, तो मैंने स्पेशली ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ है डायग्राम्स को, कि अगर आप प्यूरिन्स के स्ट्रक्चर को अगर देखते हैं और पेरिमिडिन के अगर स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो ये जो प्यूरिन है इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? डबल रिंग। कैसा स्ट्रक्चर है? डबल रिंग। या आप दूसरे अल्फाज में बोल सकते हैं उसको कैसा स्ट्रक्चर है? दोहरी दोहरी हाय इमरान दीवाने, मैं क्या बता रहा उसको समझ, ठीक है? यहां पर क्या है? यहां पर दोहरी रिंग है, यहाँ पर क्या है? डबल रिंग। और जो पिरीमिडीन है यहां पर वो कैसा होता है? सिंगल रिंग। अब ये सिंगल रिंग और डबल रिंग वाला जो कंसेप्ट है, जो हम 11वीं का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स, उसमें ये कंसेप्ट को हम और डिटेल में समझेंगे। बट यहाँ पर सिर्फ समझाने का मकसद ये कि आपको ये बात याद रहे कि जो भी प्यूरिन बेस होते हैं, प्यूरिन बेस का स्ट्रक्चर कैसा होता है? डबल रिंग। और जो भी पिरीमिडीन होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सिंगल रिंग। फिर इनके अलग अलग नाम होते हैं, वो अलग अलग नाम क्या है वो सारे हम बायोमोलिक्यूल्स में देखने वाले हैं। अब ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपका 11th में ये हुआ नहीं है, इसलिए। अदरवाइज अगर हम रिपीटर बैच को पढ़ा रहे होते हैं जहां पर हमारे को मालूम है कि उसने 11th नहीं पढ़ा है, तो हम ये सारी बातें उनके साथ शेयर नहीं करते। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर बेसिक याद रखना है कि जो प्यूरिन्स है उसके दो टाइप है, एक है गुआनिन और एडेनिन। जबकि जो पेरिमिडीन है उसके कितने टाइप है? 3। कौन कौन से? साइटोसिन, यूरेसिल और थायमीन। याद रहेगा। तो नाइट्रोजन बेस कितने टाइप की है यहाँ पर? मेनली 2। कौन कौन सी? प्यूरिन एंड पेरिमिडीन। प्यूरिन कितने टाइप के हैं? 2। कौन से? एडेनिन और थायमीन। थायमीन किसका टाइप है? पेरिमिडीन। किसका टाइप है? हमेशा सवाल सीक्वेंस में नहीं रहेंगे, अपने दिमाग को हाजिर रखना है ना? ठीक, नहीं तो मालूम है यार ये पूछा है तो इसके बाद ये पूछेगा, जरूरी नहीं है। चलिए नाउ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बॉन्ड है जिसका नाम याद रखना है आपने, उसको कहा जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या रखना है? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ना अब ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है क्या? हमने क्या बोला? हमने बोला कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें हैं, 3 केमिकल है। एक है नाइट्रोजन बेस, दूसरा है पेंटोस शुगर, तीसरा क्या है? फॉस्फेट। हमारे पास नींबू का शरबत है, नींबू का शरबत के 3 अज्जा है, 3 केमिकल है। क्या क्या है? पानी, नींबू और शक्कर, या खाता सोडा रहेगा टेस्ट के लिए, है ना? समझ में आया? ये जैसा कंपोजिशन है वैसे ही न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन में भी 3 चीजें क्या क्या है? हाँ जरा जोर से बोलो, क्या क्या है? शुगर, शुगर। दूसरा नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट। याद आ रहा है? कौन कौन सी 3 चीजें हैं?
नाइट्रोजन बेस कौन है? नाइट्रोजन बेस। दूसरा कौन है? शुगर। और तीसरा कौन है? फॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन में 3 कंपोनेंट है, कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन बेस, शुगर, फॉस्फेट ग्रुप। इमरान, दिमाग लगा के बोलने का। अपन रास्ते से चलते चलते गाना गाते चलते ना, वैसा नहीं करने का। अपन जब बहुत शऊर के साथ गाना गाते, जब बहुत टेंशन में रहते तो, गम में रहते तो, वैसा है ना। जब बहुत खुश रहते तो गाना गाते, वो सोच समझ के गाते। लेकिन जब गाड़ी पे जा रहे रहते तो कुछ भी गाते चलते, कुछ भी बोलते, जो दिल में आया गाते। तो अपन अभी गाड़ी पे बैठे हुए क्या? नहीं, अभी हम बहुत टेंशन में। क्या का टेंशन है? डॉक्टर बनने का। तो डॉक्टर बनने का टेंशन इतने आसानी से खत्म होगा क्या? नहीं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत सोच समझ के बात करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के बोलना पड़ेगा। अब वापस से बोलो, न्यूक्लियोटाइड के अंदर कितने कंपोनेंट है? हाँ, सब लोग बोलो यार, अच्छी बात है। 3 है। कौन कौन से 3 है? नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट। शुगर कितने टाइप की है? 2। कौन सी 2? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। कौन कौन सी है? राइबोस, डीऑक्सीराइबोस। और नाइट्रोजन बेस 2, प्यूरिन और pyrimidine। प्यूरिन में कितने टाइप है? 2। एडेनिन, गुआनिन। pyrimidine में 3, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमिन। घर में भी ऐसे जोर जोर से बोलने का। अम्मी ने आके देखना, अरे क्या होएगी इसको। अब्बा ने आके टेंशन में आना, अरे इसको दवाखाना लेके जाना पड़ता। उनको बोलना कि नहीं, मैं लाउडली इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि वो चीजें मेरे को क्या हो जाए, या दिमाग में बैठ गया, याद है, तभी जाके आप लोग स्कोर कर पाएंगे। हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बात को समझिए। अभी तक ये बात मैंने बार बार बोला नहीं है। अब आपको एफर्ट्स बनाना पड़ेगा। और मैं बारहा ये बात बोलता रहा हूं कि आपने स्टडी करने के तरीके में 3 बातों को याद रखना है। पहला क्या है? रीडिंग। दूसरा क्या है? राइटिंग। तीसरा क्या है? सुफियान मियां, करेंगे तुमने अभी तक ये काम? नहीं। फिर तुम कैसे डॉक्टर बनेंगे? और डॉक्टर बन भी गए तो कौन से डॉक्टर बनेंगे? किडनी फेल करने का, क्या हार्ट निकालने का? समझ में आ रहा? अगर अच्छा डॉक्टर बनना है तो अच्छी मेहनत करना पड़ेगा। और अच्छी मेहनत करने के लिए अच्छे तरीके इस्तेमाल करना पड़ेगा। और अच्छा तरीका क्या है? मेहनत करना पड़ेगा। कैसी मेहनत करना पड़ेगा? पहले आपको रीड करना पड़ेगा, फिर लिख कर देखना पड़ेगा। उतने बार लिखना पड़ेगा जितनी बार आपको ऐसा ना लगे कि यार ये चीज मेरे को अब समझ में आ गई और याद हो गई। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए उसको फिर क्या करना पड़ेगा? रिवाइज। आज आपको 5 घंटे लगेंगे, हो सकता है कि एक बायोलॉजी के लेक्चर को कंप्लीट करने के लिए 2 घंटे लग रहे हैं, दीजिए। आज 2 घंटे लेंगे तो एग्जामिनेशन हॉल में 2 सेकंड लगेंगे। अगर आज 2 सेकंड के लिए तकलीफ में महसूस करेंगे, एग्जाम में 2 घंटे भी बैठ जाएंगे तो एक आंसर नहीं दे सकेंगे। तो आज तकलीफ उठाना अच्छा है या तब? आज तकलीफ उठाएंगे तो कल गम खत्म भी होगा, लेकिन वहां गम पूरे साल भर, और जब तक पास नहीं होते तब तक। और आपके पास इतना टाइम है क्या? अब नहीं, उम्र होते जा रही। अब अम्मी बोलेंगे चलो भैया आप अपने अपने काम से लग जाओ। अब उसके बाद कोई पैसा लगाएगा क्या? इसलिए आपके पास ये बहुत गनीमत का मौका है। इसके बाद आपको और चांस नहीं मिलेगा, इसलिए एफर्ट्स लो ना। अब बात को समझो, क्या बोलना चाह रहा मैं, इतना जज्बाती क्यों करा तुम्हारे को? क्योंकि मेरे को पॉइंट समझाना है ना। अब इधर ध्यान दो, क्या कि हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, बेसिकली इसका पर्पस क्या है? तो ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ना, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये क्या करता है? ये जो 5 कार्बन शुगर है यानी पेंटो शुगर है, उसको किसके साथ जोड़ देता है? नाइट्रोजिनस बेस। किसके साथ जोड़ता है? नाइट्रोजिनस बेस। इसका मतलब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज is mainly responsible to form a bond between नाइट्रोजिनस बेस एंड पेंटोस शुगर। तो हम जब ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियोटाइड है, इसमें 3 कंपोनेंट है, तो इन 3 कंपोनेंट के बीच में, एक दूसरे के बीच में क्या होगा? बॉन्ड होगा, लिंकेज होगा। तो यहां पर जब नाइट्रोजन बेस और शुगर के बीच में बॉन्ड बनता है तो उस बॉन्ड को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या उसको बोला जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, है ना। हम बोलेंगे लिंक्ड जीन, जुड़े हुए। तो ये जोड़ने का काम जो बॉन्ड करेगा, उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या उसको हम क्या बोलेंगे? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नाउ अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा,
तो ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किस पोजीशन पे बनेगा, कौन से कार्बन के बीच में बनेगा? तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या करता है, ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नाइट्रोजिनस बेस के कार्बन नंबर 1, नाइट्रोजिनस बेस के किसके, कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 1 का क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। क्या गड़बड़ हो गया? हाँ, नाइट्रोजिनस जो बेस होता है, ये गड़बड़ ये हो गई कि मैंने स्टेटमेंट को डबल पढ़ दिया, ठीक है। मैं वही सोच रहा हूँ कि यार क्या गड़बड़ होगी। क्या होता है यहाँ पर जो नाइट्रोजिनस बेस है, वो नाइट्रोजिनस बेस क्या करती है, जो कार्बन नंबर 1 है जिसके ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और वो भी किसका है, पेंटोस शुगर का, किसका है, पेंटोस शुगर का, उसके साथ मिलकर क्या बनाता है, एक न्यूक्लियोसाइड। क्या बनाता है, न्यूक्लियोसाइड। तो अब यहां पर क्या हो गया, ये है 5 नंबर का कार्बन, और इस 5 नंबर का ये जो कार्बन है, ये है कार्बन नंबर 1। 5 नंबर के ये जो पेंटोस शुगर है, उसमें ये कार्बन नंबर 1, ये है कार्बन नंबर 2, ये है कार्बन नंबर 3, ये है कार्बन नंबर 4, और यहां पर होता है CH2OH, ये है कार्बन नंबर 5, ठीक है। अब इस कार्बन के ऊपर कौन आके जुड़ने वाला है, इस कार्बन के ऊपर आके जुड़ने वाला है नाइट्रोजन बेस। कौन आके जुड़ने वाला है, नाइट्रोजन बेस। और इस नाइट्रोजन बेस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, डबल रिंग। कैसा है, डबल रिंग। तो अब यहां पर क्या हुआ, जो बॉन्ड बना, वो बॉन्ड किसके बीच में बना, ये जो बॉन्ड बना, ये नाइट्रोजन बेस के और किसके बीच में बना, कार्बन नंबर 1, और ये कार्बन नंबर 1 किसका है, शुगर। तो जब नाइट्रोजन बेस और कार्बन नंबर 1 जो कि शुगर का है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड को क्या कहते हैं हम, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं हम उसको, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या हम उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो बेसिक कंसेप्ट याद रखना है, शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ता है, और ये जो जोड़ बनता है, ये कहां पर बनता है, कार्बन नंबर 1। कार्बन नंबर 1 किसका है, शुगर। याद रहेगा ना। अब एक और चीज कि यहां पर क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। इसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियोसाइड। हमने क्या पढ़े थे इससे पहले, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड इस स्ट्रक्चर को कब बोलेंगे, जब इसमें कौन सा ग्रुप आ जाएगा, फॉस्फेट। कौन सा ग्रुप आएगा, फॉस्फेट। और जब तक फॉस्फेट नहीं है, तब तक इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड। तो बात को समझिए, न्यूक्लियोसाइड सबसे पहले क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, और उसके बाद क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो यहां पर इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, उसके जरिए क्या होता है, जो नाइट्रोजन बेस है वो पेंटोस शुगर के पास जाके जुड़ता है, और पेंटोस शुगर के भी कहां पर जुड़ेगा, कार्बन नंबर 1, और कार्बन नंबर 1 की भी किस ग्रुप के साथ, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। याद रहेगा। दूसरा, यहां पर जो न्यूक्लियोसाइड है, वो न्यूक्लियोसाइड के अलग अलग टाइप है। फॉर एग्जांपल इस जगह पर, फॉर एग्जांपल यहां पर ये आके जुड़ा हुआ जो नाइट्रोजन बेस है, वो एडिनाइन है, तो उसका नाम क्या बनेगा, एडिनोसिन। क्या नाम बन जाएगा उसका, एडिनोसिन, या उसका नाम बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन। बात समझ में आ रहा है, या तो उसका नाम बनेगा एडिनोसिन, या उसका नाम क्या बनेगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। कब उसका नाम एडिनोसिन रहेगा और कब उसका नाम डीऑक्सी एडिनोसिन रहेगा। हाँ इमरान, डाई है या डी है, डी है, डी ऑक्सी राइबोस। हाँ, अगर ये जो पेंटोस शुगर है, ये पेंटोस शुगर क्या है, अगर ये पेंटोस शुगर राइबोस है, या अगर ये शुगर क्या रहेगी, डी ऑक्सी राइबोस। तो अगर पेंटोस शुगर राइबोस है, तो उसके साथ अगर नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, तो वहां पर हम नाम क्या देंगे, एडिनोसिन।
और अगर वहां पर जो शुगर है वो कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस, तब उसका नाम क्या बन जाएगा, डीऑक्सी एडिनोसिन। वैसे ही यहां पर क्या नाम है, गुआनोसिन। इसका मतलब यहां पर पेंटोस शुगर कौन सी है, राइबोस। कौन सी शुगर है, राइबोस। और इसका नाम क्या आ गया, डीऑक्सी गुआनोसिन। इसका मतलब यहाँ शुगर कौन सी है, डीऑक्सी राइबोस। डीऑक्सी राइबोस मतलब कौन सी शुगर, जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 की पोजीशन पर एक ऑक्सीजन सेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोस शुगर। वैसे यहां पर अगर इसका नाम साइटोसिन है, सुफियान मियां यहाँ टेप भूल गया हुआ, लेकिन फिर भी उसका नाम क्या है, साइटोसिन। तो अगर इसका नाम यहाँ पर साइटोसिन है, इसका मतलब इसके पास शुगर कौन सी है, राइबोस। और अगर यहाँ पर डीऑक्सी साइटोसिन है, अब इन्हें देखो डी लिख दिया, तो इसका मतलब कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोस। वैसे ही यूरिडीन मतलब राइबोस शुगर, और डीऑक्सी थाइमिडीन मतलब डीऑक्सी राइबोस शुगर। बात समझ में आया। तो ये जो न्यूक्लियोसाइड है, इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर कौन सी वाली शुगर आएगी, राइबोस होगी या डीऑक्सी राइबोस होगी, उस बेसिस पर न्यूक्लियोसाइड का नाम चेंज होगा। अगर राइबोस शुगर है तो नाम कुछ और रहेगा, अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो नाम कुछ और रहेगा। सिर्फ चेंज कितना है, डीऑक्सी का, याद रहेगा ना। अब आपने घर पे जाने के बाद क्या करना है, घर जाने के बाद आपने न्यूक्लियोसाइड, ये न्यूक्लियोसाइड, ठीक, उसका एक टेबल बनाने का है। उस टेबल के साइड में यहां पर आपने लिखना है नाइट्रोजन बेस। अगर एडिनाइन रहा तो, अगर गुआनिन रहा तो, अगर साइटोसिन रहा तो, थाइमिन रहा तो, और यूरेसिन। ठीक, यहां लिखना है कि अगर राइबोस शुगर है तो, अगर डीऑक्सी राइबोस शुगर है तो आप क्या नाम बोलेंगे, याद रहेगा, किसका नाम याद रहेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, एग्जाम में अगर पूछ लिया इस पे से तो घर बैठे 4 मार के सुफियान। आपको चाहिए नहीं चाहिए, फिर क्या करना पड़ेगा, क्या, ये होमवर्क आपने कल करके लाना है। और गलती से अगर तुम कल भूल गए, ठीक है, ठीक, याद रहेगा, ये होमवर्क कल सब लोग करके लाएंगे। नाउ अब उससे आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि यहां पर न्यूक्लियोसाइड जुड़ गया, न्यूक्लियोसाइड बन गया, किसके बीच से बना, शुगर और नाइट्रोजन बेस, जहां पर कौन सा बॉन्ड बना है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, या क्या बना, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। फिर जब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर, जब इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या होता है, फॉस्फो एसिड बॉन्ड, क्या बनता है, फॉस्फो एसिड बॉन्ड। तो इस फॉस्फो एसिड बॉन्ड के जरिए फॉस्फेट ग्रुप न्यूक्लियोसाइड में जुड़ता है, और न्यूक्लियोसाइड में भी कहां पर जुड़ता है, कार्बन नंबर 5, और कार्बन नंबर 5 के भी कौन से ग्रुप है, OH, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो इससे फिर क्या बनता है, इससे मुताबिकत रखने वाले यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और ये न्यूक्लियोटाइड का भी इन्हेसर किस पे रहेगा, राइबोस और डीऑक्सी राइबोस। तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, यानी आप उसको न्यूक्लियोटाइड बोलेंगे या क्या बोलेंगे, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जिसका इन्हिसार किसके ऊपर है, शुगर की किस्म पर। कौन सी शुगर की किस्म, राइबोस होंगी या फिर डीऑक्सी राइबोस। तो अब याद रखना है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर है पेंटोस शुगर। इस पेंटोस शुगर के अंदर कौन है, अब मैं इसको सिंपल लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन बेस, और यहाँ पर कार्बन नंबर 5 के ऊपर कौन आके जुड़ने वाला है, फॉस्फेट ग्रुप। अब ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर का नाम आपने क्या रखा हुआ है, न्यूक्लियोटाइड। क्या रखा है आपने, न्यूक्लियोटाइड, याद रहेगा। नाउ अब एक चीज और याद रखो कि यहां पर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को बोला जाता है फॉस्फो एसिड बॉन्ड। इसको क्या बोला जाता है, फॉस्फो एसिड बॉन्ड। यहां पर गलती से उन्होंने फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड लिखा है। यहां पर याद रखना है कि यहां पर फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड नहीं होता, यहां पर कौन सा बॉन्ड होता है, यहां पर होता है फॉस्फो एसिड बॉन्ड।
अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड उसको कब बोलते हैं मैं ये आपको आगे बताऊंगा, बट अभी याद रखना है कि न्यूक्लियोसाइड जब बनता है, सॉरी जब न्यूक्लियोटाइड बनता है, तो न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड होते हैं? दो। एक बॉन्ड वो है जो किसके बीच में होता है? नाइट्रोजन बेस और शुगर। दूसरा बॉन्ड होता है वो किसके बीच में होता है? फॉस्फेट ग्रुप और शुगर। शुगर और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो कौन है? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या उसको क्या बोल रहे हैं? ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। क्या हुआ? हाँ, फिर ये हिलना भाई, थोड़ा सा हिलेगा तो दिमाग हिलेगा। और दूसरा शुगर और फॉस्फेट, इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फो एसिड बॉन्ड। एग्जाम में ये पूछा जाता है, और होता ये है कि चूंकि हम आगे और 3 नए बॉन्ड पढ़ने वाले, बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। याद रहेगा? ठीक। नाउ अब 2 बातें और याद रखना है कि अगर आपके पास 2 न्यूक्लियोटाइड हो, आपके पास क्या हो? 2 न्यूक्लियोटाइड, जैसा यहां पर है। एक न्यूक्लियोटाइड कौन है? थायमीन। दूसरा न्यूक्लियोटाइड कौन है? गुआनिन। ठीक है। अब आपके पास, आपने पहले एक न्यूक्लियोटाइड की बात करें, अब आप कितने की बात कर रहे हैं? 2 न्यूक्लियोटाइड। तो जो 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनके बीच में होता है 3 प्राइम 5 प्राइम। देखिए हमेशा याद रखिए कि ये 3 डैश नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है 3 प्राइम। क्या बोलते हैं इसको? 3 प्राइम। वैसे ही यहां पर अगर 5 डैश है तो इसको 5 डैश नहीं बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे? 5 प्राइम। प्राइम मतलब प्राइम पोजीशन, यानी वो पोजीशन जिस पर क्या होने वाला है? बॉन्ड बनने वाला है। ऐसी पोजीशन जहां पर जॉइंट बनने वाला है, इसलिए उसको बोला था प्राइम। 3 प्राइम और 5 प्राइम याद रहेगा हमेशा। कभी भी आप उसको 3 डैश 5 डैश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? प्राइम। क्या बोलेंगे? अरे मंसूर, 3 प्राइम और क्या बोलेंगे? 5 प्राइम। ठीक है। तो यहां पर याद रखना है कि जब 2 न्यूक्लियोटाइड आते हैं तो 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में क्या होता है? 3 प्राइम 5 प्राइम। क्या बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। हाँ इमरान, हाँ ये डाई है इमरान, ये है ना, ये डाई और ये डी। ये डाई का मतलब क्या है? 2। ये डी का मतलब क्या है? डिसॉल्व करना। ठीक है, खत्म करना, स्टॉप करना। याद रहेगा, जब भी ये डी आएगा और सिर्फ ये डी आया तो समझा? हाँ, तो अब याद रखना, ये डी फॉर डॉग, ये डीई फॉर डिसॉल्व, और ये डी आई फॉर 2। तो अब यहां पर ये क्या बोल रहे हैं कि 2 न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इन दोनों को जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ने वाला जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड का नाम क्या है? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। क्या नाम है? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है। हाँ, जो यहां उन्होंने गलती से लिखा था, याद रहेगा। तो जब 2 न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे से जोड़ना है तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब ये सवाल ये आता है कि यहां पर 5 प्राइम और 3 प्राइम में 2 वर्ड क्यों बोले गए? कौन से वर्ड बोले गए हैं? 5 प्राइम और 3 प्राइम, है ना। यहां पर क्या लिखा हुआ है? जो बॉन्ड बनता है वो किसकी वजह से बनता है? 5 प्राइम और 3 प्राइम। तो ये 5 प्राइम और 3 प्राइम बॉन्ड क्यों बोला गया है? 5 नंबर का कार्बन और 3 नंबर का कार्बन। तो अब 5 नंबर के कार्बन और 3 नंबर के कार्बन, इनके बीच में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो दोनों एक दूसरे से जुड़ते हैं? केमिकल रिएक्शन। कौन सी केमिकल रिएक्शन होती है? यहां पर एक रिएक्शन होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, जिसमें क्या होता है? जो फॉस्फेट ग्रुप होता है यहाँ का कार्बन नंबर 5 का, वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप जाके किससे जुड़ जाएगा? कार्बन नंबर 3। और जब ये कार्बन नंबर 3 से ये फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है तो जुड़ने की वजह से क्या होता है? जुड़ने की वजह से ये होता है कि यहाँ पर ये जो फॉस्फेट है, इस फॉस्फेट के बीच में ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये फॉस्फेट है, इसके बाद दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है। तो फॉस्फेट के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया, फॉस्फेट के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया, और यहां पर जो दोनों बॉन्ड है
चाहे ये बॉन्ड हो चाहे ये बॉन्ड हो, ये बॉन्ड की कंडीशन क्या है? सिंगल बॉन्ड। और आपको मालूम है कि जब भी हम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं और स्पेशली केमिस्ट्री में अगर इस तरह का बॉन्ड बनाते हैं तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? तुम लोगों ने केमिस्ट्री इतना ज्यादा नहीं पढ़ा इसलिए मैं सीधा सीधा बोल देता हूं। इस तरह का अगर बॉन्ड होता है तो उसको बोला जाता है स्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है इसको? स्टर बॉन्ड। क्या बोला जाता है? स्टर बॉन्ड। तो यहां पर स्टर बॉन्ड कितने हो गए? ये एक और ये एक, कितने हो गए? दो। इसलिए यहां पर क्या बोला जा रहा है? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फो डाई डाई स्टर बॉन्ड। क्या बोला जा रहा है? फॉस्फो डाई स्टर बॉन्ड। याद रहेगा, दो न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में फॉस्फेट ग्रुप है, दो न्यूक्लियोटाइड है उनके बीच में फॉस्फेट ग्रुप है। अब ये जो फॉस्फेट ग्रुप है पहले वाले न्यूक्लियोटाइड से स्टर बॉन्ड के जुड़ा है, फिर ये फॉस्फेट है जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड से भी स्टर बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ है। तो एक स्टर ये, दूसरा स्टर ये, दोनों के बीच में कौन है? फॉस्फेट। तो दैट इज फॉस्फो 1 2 डाई स्टर बॉन्ड। याद रहेगा। तो हमेशा याद रखना है कि जब भी डीएनए बनता है तो डीएनए के अंदर हम बोल रहे हैं कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? पॉलीमर। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ते हैं, तो हर न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा? डाइस्टर बॉन्ड। और वो डाइस्टर बॉन्ड की लोकेशन क्या रहेंगी? 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। क्या समझे इमरान? क्या? मैंने जितने बार बोला उतनी बार गौर से सुना था। क्या बोला मैंने? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। वापस बोली इमरान। 5 प्राइम, अरे दीवान ये मैं जो बोल रहा हूं वो बोल। हाँ क्या है? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड, है ना। मेरे आगे आगे नहीं भागने का, मेरे साथ साथ चलने का, है ना। वापस से बोल। बॉन्ड 3 प्राइम अभी है ना। हाँ मैं ऐसा समझाता है। 5 प्राइम 3 प्राइम, अब याद रहेगा। क्या याद रहेगा? हाँ वापस से कर। हाँ फिर 3 प्राइम, है ना। ऐसा याद रहेगा ना। 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड याद रहेगा। कल फिर पूछूंगा मैं। सुफियान कौन सा बॉन्ड? 5 प्राइम 3 प्राइम फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ये इमरान तेरे बाजू बैठा यार, उससे कुछ ले, उसकी टोपी पहन ले तू यार। ठीक ना। अब याद रखना है। तो सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहला बॉन्ड कहां बना? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा बॉन्ड क्या बना? फॉस्फो एसिड बॉन्ड। और तीसरा बॉन्ड कौन सा बन रहा है? फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? नाइट्रोजन बेस एंड शुगर। फॉस्फो एसिड बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? शुगर एंड फॉस्फेट। फॉस्फो डाइस्टर बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? दो न्यूक्लियोटाइड। किसमें बन रहा है? दो न्यूक्लियोटाइड। किसके बीच में बन रहा है? याद रहेगा ना। अब उससे बात, एक और बात याद रखो यहां पर कि जब ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन जाता है तो उससे क्या बन जाएगा? फिर डाई न्यूक्लियोटाइड। क्या बन जाएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड। मतलब दो न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए तो डाई, 3 ऐड हुआ तो ट्राई, 4 हुए तो, बहुत सारे हो गए तो पॉली। क्या बनेगा? पॉली। मल्टी नहीं, क्या बनेगा? पॉली न्यूक्लियोटाइड। क्या बनेगा? और यही बात हमने पहली लाइन में पढ़ा। पहली लाइन में क्या पढ़ा हमने कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? पॉली न्यूक्लियोटाइड। और उस पॉली न्यूक्लियोटाइड उसका जो साइज है उसको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? अगर सिंगल है तो न्यूक्लियोटाइड, डबल स्ट्रैंडेड है तो बेस पेयर। समझ में आ रहा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह हम क्या कहते हैं कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? एक पॉली न्यूक्लियोटाइड क्या बन जाती है? जंजीर बन जाती है।
क्या हुआ सुफियान यहाँ पर? पॉली का क्या बन गया यहाँ पर? पानी। ये क्या है? पॉली। ठीक है ना। और इस तरह से हम उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। और इसके एक सिरे पर क्या होता है? शुगर के क्या होता है? 5 प्राइम वाले सिरा होता है। क्या होता है उसके ऊपर? एक 5। तो ये हो गया 5 प्राइम एंड। और यहाँ पर कौन सा हो गया? 3 प्राइम एंड। सबर 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 सबर। कि यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोटाइड, ये डीएनए है, यहाँ पर है एडिनाइन, यहाँ पर है गुआनिन, यहाँ पर है साइटोसिन, यहाँ पर थाइमिन है, यहाँ एडिनाइन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। ठीक है। अब जब वो यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ जो एंड रहेगा वो रहेगा 5 प्राइम, और यहाँ जो एंड रहेगा वो रहेगा 3 प्राइम। यानी पहले वाले न्यूक्लियोटाइड से, यानी ये पहले वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसके ऊपर कोई और न्यूक्लियोटाइड नहीं है, इसके लिए इसका जो एंड है ये क्या है? फ्री। और ये फ्री एंड है इसलिए इसका नाम क्या है? 5 प्राइम एंड। अब आखिर में जो सबसे आखिरी न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल ये, तो अब इससे नीचे कोई और न्यूक्लियोटाइड जुड़ा है क्या? नहीं। इसलिए ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यानी जो कार्बन नंबर 3 है, ये फ्री है, इसलिए इसका एंड का नाम क्या बन गया? 3 प्राइम एंड। यानी 5 प्राइम एंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड है उसका 5वें नंबर का जो कार्बन है वो फ्री है। फ्री है मतलब एक के ऊपर 2 है, बाय 1 2, ऐसा है क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है कि उस जगह पे कोई और न्यूक्लियोटाइड अभी अटैच नहीं है। इसका मतलब है कि वो एंड क्या है? फ्री। और वैसे जो आखिरी न्यूक्लियोटाइड है उसका कौन सा एंड फ्री रहेगा? यानी उसका कौन सा कार्बन फ्री रहेगा? 3 नंबर का कार्बन। इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम? 3 प्राइम एंड। हमेशा आखिरी न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 3 फ्री रहेगा, हमेशा पहले नंबर के न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 फ्री रहेगा। इसलिए जब भी पॉलीमर बनेगा उस पॉलीमर को हम क्या बोलेंगे? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 नंबर का कार्बन भी फ्री है, 3 नंबर का कार्बन भी फ्री है। अगर किसी को जुड़ना है तो वो इधर से भी आगे जुड़ सकता है, किसी को जुड़ना है तो वो हाँ। नहीं समझा क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, 5 नंबर के कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप रहता, और वो फॉस्फेट ग्रुप दूसरा वाला जो न्यूक्लियोटाइड है जो आगे जुड़ने वाला है उसके कौन से वाले एंड पर अटैक करेगा? मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई न्यूक्लियोटाइड है, वो न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ना है। अब जो पहला वाला न्यूक्लियोटाइड है जो पॉलीमर है, लंबी जंजीर है, तो उसका 5 कार्बन फ्री है। अब अगर किसी नए न्यूक्लियोटाइड को अगर आगे जुड़ना है तो वो कौन से वाले कार्बन पे अटैक करेगा? यानी जो पॉलीमर है उसका 5 कार्बन किस पे अटैक करेगा? कार्बन नंबर 3। इसीलिए वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब कौन सा इन फ्री रह गया? फिर 5 नंबर फिर से फ्री हो गया। फिर उसमें कोई और आगे जुड़ने की कोशिश करेगा तो फिर वो 5 वाला अटैक करेगा 3 पे, फिर बॉन्ड बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब कौन सा इन बचा? 5। है ना, जहां से शुरू कर दो वही खत्म होगा ना फिर। हाँ, बार बार वो, मतलब हमेशा कौन सा कार्बन नंबर फ्री रहेगा? 5 प्राइम। और हमेशा आखिरी का किसका फ्री रहेगा? 3 प्राइम। समझा? प्राइम अभी बोला ना मैंने। प्राइम का मतलब क्या है? वो पोजीशन, मतलब अगर कोई नया आएगा, कोई नया न्यूक्लियोटाइड आएगा तो उस नए न्यूक्लियोटाइड का इस्तेकबाल कौन करेगा? 5 प्राइम। कहां पर? पहले पोजीशन पे। और आखिर में कौन करेगा? इसलिए उसको बोला 3 प्राइम। और हाँ, तो वो बेचारे जो टीचर है जो 5 3 बोलते हैं उनको है तो बायोलॉजी पढ़ाना पड़ेगा। मालूम है, ये बहुत बड़ी गलती है।
हाँ, तो वो बेचारों ने असल में बायोटेक्नोलॉजी नहीं पढ़े होंगे, वो बेचारों ने बायोलॉजी को उस लेवल पे नहीं पढ़े होंगे। अगर वो किसी ऐसे टीचर के सामने बोल दे जो डीएनए का यानी मास्टर है, तो वो उनको वहां पर तलकीन करता था, उनको बोलता था कि अरे बाजी, अरे सर, आप ये जो बात बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, इसको 5 प्राइम बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है 3 प्राइम, आप उसको 5 डैश 3 डैश नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन ये बात को याद रखिए कि हमेशा उसको क्या बोला जाता है 5 प्राइम, और क्या बोला जाता है 3 प्राइम। बहुत अहम है, इसको याद रखिए। और इवन आपके जो भी टीचर है उन तक मेरे मैसेज को पहुंचा दीजिए। अरे यार, ये बच्चियों ने 26 मैसेज कर दिए। अल्लाह वाह, देखो अक्सा ने जवाब दिया था, मैंने देखा नहीं। देखो अक्सा ने, फातिमा ने तकरीबन हर सवाल का जवाब दिया है यहाँ पर। देखो हर सवाल का जवाब दिया, हर सवाल का जवाब वो बच्चियां वहां देती है। भूल जाता हूँ मैं हर मरतबा। नाउ चल लास्ट एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि हमने क्या बोला, हमने बोला कि शुगर का क्या है 5 प्राइम वाले सिरे पर क्या होता है आजाद फॉस्फेट ग्रुप है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बातों बातों में ये बहुत सारी बातें रह गई। अब देखिए ये स्ट्रक्चर, देखिए ये स्ट्रक्चर में आपको बात और क्लियर समझ में आएगी। इमरान अब सुन बेटा, जो बात तुमको कंफ्यूज कर रही थी ना, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का कौन सा वाला कार्बन फ्री है कार्बन नंबर 5, और ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसका कौन सा वाला कार्बन नंबर फ्री है 3 पे कौन है लेकिन हाइड्रोक्सिल, और 5 पे कौन है फॉस्फेट। इसलिए यहाँ पर क्या है कि इस ग्रुप के ऊपर क्या होता है 5 नंबर के शुगर के ऊपर क्या होता है आजाद फॉस्फेट ग्रुप होता है, जबकि जिसको हम क्या कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर का 5 प्राइम सिरा, क्या कहते हैं हम उसको 5 प्राइम सिरा, यानी 5 प्राइम एंड। सिरा मतलब एंड, हम बोलते हैं ना सिरा पकड़ो भाई, सिरा पकड़ो मतलब बीच में से पकड़ दे, नहीं एंड आखिर में, ठीक है। वैसे ही इसी तरह पॉलीमर के दूसरे सिरे पर शुगर का कौन सा वाला कार्बन फ्री है कार्बन नंबर 3, और उस कार्बन नंबर 3 पे कौन फ्री है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसलिए इसको कहा जाता है 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल। तो अब ये जो एंड है ये है 5 प्राइम फॉस्फेट एंड, और ये हो गया 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड। याद रहेगा 5 प्राइम फॉस्फेट एंड, और यहां क्या रहेगा 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल एंड, ठीक। फिर यहां पर इसको ना, जिसको हम क्या कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर का क्या कहते हैं 3 प्राइम सिरा। नाउ पॉलीन्यूक्लियोटाइड जंजीर की इसमें एक और कंसेप्ट है, क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की क्या है मौलाना, देखिए इधर 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 मौलाना, ये इधर मौलाना, इधर ऊपर अच्छा, इसमें शायद नहीं, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट, गड़बड़ क्या हो गई, 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट 2 मिनट। ठीक है। नाउ इसमें ना एक थोड़ा सा कुछ तो आगे पीछे हो गया, इसमें एक स्लाइड जो हो गई वो पीछे चलेगी एक्चुअली, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं, इसको मैं कर देता हूँ बाद में, ठीक है। इसमें एक जो पैराग्राफ है वो पैराग्राफ शायद इसमें से ऐड करना रह गया, तो हम उसको देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो यहां तक बात को याद रखिए कि डीएनए के स्ट्रक्चर की जब हम बात करेंगे तो याद रखना है कि यहाँ पर जब न्यूक्लियोटाइड बनते हैं तो न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम कौन करता है, न्यूक्लियोटाइड बनाने का काम नाइट्रोजन बेस, पेंटो शुगर, और कौन करता है फॉस्फेट। ये तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है इसका नाम क्या है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब फॉस्फेट ग्रुप शुगर से जुड़ेगा तो फॉस्फो एसिड बॉन्ड, तो ये पूरा क्या बन गया न्यूक्लियोटाइड। अगर सिर्फ शुगर और नाइट्रोजन बेस जुड़ी हुई है तो न्यूक्लियोसाइड, और जब उसमें फॉस्फेट जुड़ जाए तो न्यूक्लियोटाइड। फिर हम ये कह रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड अगर जुड़ता
बनता है वो बॉन्ड कौन सा होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। फिर हम ये करें कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है, इस फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो स्टर बॉन्ड है और एक फॉस्फेट ग्रुप, दो स्टर बॉन्ड और एक फॉस्फेट ग्रुप। और फिर यहाँ पर जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन रहा है वो कौन सी पोजीशन में बन रहा है, एक न्यूक्लियोटाइड के 5 प्राइम, दूसरे न्यूक्लियोटाइड के 3 प्राइम। जहां पर 5 कार्बन है वहां पर फॉस्फेट ग्रुप है, और जहां पर कार्बन नंबर 3 है वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। याद रहेगा, ठीक है। इसके आगे का इंशाल्लाह कल देखेंगे। हाँ इमरान, हाइड्रोजन बॉन्ड ना, हम हाइड्रोजन बॉन्ड और इसी तरह से और 2-3 बॉन्ड है वो आगे पढ़ने वाले, ठीक। चलिए, जो होमवर्क दिया था वो याद से कल करके आएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। ऑनलाइन वालों को कोई प्रॉब्लम है क्या, फातिमा, अफसा? ठीक है, चलिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अहमद, कोई डाउट है क्या बेटा? सना?